हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण को एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमने इस वीडियो में कठिन प्रश्नों का समावेश भी किया है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने ना पाए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा कॉन्सेप्ट है आज का पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, पर्यावरण में विभिन्न तत्वों जैसे कि वायु, जल, मृदा आदि में अवांछित परिवर्तन ही प्रदूषण कहलाता है। कहने का मतलब ये है, पर्यावरण के विभिन्न तत्व जैसे कि आपका वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया आदि में अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं वही आपका प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब चलिए इनको समझ लेते हैं। मान के चलिए क्या है, आपका वातावरण है। ठीक है, वातावरण में जो आपका नाइट्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, वह आपका अन्य अन्य गैस है। ठीक है, जो आपका वायु रहता है, वायु की संरचना फिक्स है। अगर वायु में 78% नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 78% है। अगर वायु में 21% ऑक्सीजन है तो 21% ऑक्सीजन है। वायु में 1% अन्य गैस है तो 1% अन्य गैस है। ठीक है, अगर इन सब में इनमें कुछ चेंजेस आता है, बदलाव आता है, तो इसी को हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपका जल प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है। ठीक है डियर, चलिए अब इन सब को एक एक करके समझते हैं। पहला कौन है आपका वायु प्रदूषण। देखिए, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, समझ लीजिए। वायु प्रदूषण जब हमारे वातावरण में हानिकारक गैस, धूल के कण और कल कारखानों से निकलने वाले विषैले गैस व खतरनाक गैस व धुएं की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण जीवधारियों को हानि पहुंचती है, वो आपका वायु प्रदूषण कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जब हमारे वातावरण में हानिकारक गैस, धूल के कण व कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक गैसों की मात्रा जब अधिक हो जाती है, जो जीवधारियों के लिए क्या हानि पहुंचाती है या फिर उनको बीमार करती है, वही आपका वायु प्रदूषण कहलाता है। अब समझ लेते हैं वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए, प्रमुख कारण उनमें से है आपका जंगल में आग लगने से। ठीक है, जंगल में जब आग लगता है तो वहाँ से बहुत ही अधिक मात्रा में धुआं निकलता है, यानी कि CO2 गैस निकलती है, जो हमारे वातावरण को क्या करती है, यानी वायु को प्रदूषित करती है। ज्वालामुखी के विस्फोट से भी कई सारे गैस निकलती है जो हमारे वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, अगला है आपका कारखानों से निकलने वाले खतरनाक गैस व धुएं। कल कारखानों से निकलने वाले जो खतरनाक गैसें होती है, धुएं होती है, वे हमारे वायु को प्रदूषित करते हैं। वाहन से निकलने वाले धुएं भी हमारे वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि वाहन से कौन सी गैस निकलती है, तो आपका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा, वाहन से कौन सी गैस निकलती है, तो वाहन से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, धूम्रपान से भी वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, आपका गैस रिसाव से भी वायु का प्रदूषण होता है। आपने पढ़ा होगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो अब याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा घातक गैस कौन सी है। अब आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा घातक गैस कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा घातक होती है। ठीक है, अगला है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए किस गैस का प्रमुख योगदान है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए किस गैस का प्रमुख योगदान है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख योगदान है। ठीक है, जो आपका घातक गैस है वो कौन है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। ठीक है डियर, समझ आया। चलिए देखते हैं, अब समझिएगा ना। वायु में मौजूद, जैसे वायु में बहुत सारे कण हैं, श्वसन लेते हैं तो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनके द्वारा हमें कौन कौन से रोग होते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है जी, सिलिका युक्त धूल के कण जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो कौन सा रोग होता है, सिलिकोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, जब लौह युक्त धूल के कण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो सीडियोरोसिस नामक रोग होता है। जब कोयला युक्त धूल के कण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो एंथ्राकोसिस नामक रोग होता है। कपास युक्त धूल के कण जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो बिसिनोसिस नामक रोग होता है, ध्यान रखिएगा। अनाज युक्त धूल के कण जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो
कृषक फुसफुस नामक रोग होता है। ये जो बीमारी है, ये रोग है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। वायु प्रदूषण का प्रमुख सूचक कौन है, यानी कि वायु प्रदूषण का प्रमुख सूचक कौन होता है, तो लाइकेन। लाइकेन जो है आपके वायु प्रदूषण का प्रमुख सूचक है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वायु प्रदूषण का प्रमुख सूचक कौन है, तो आप किस पर टिक लगाइएगा, लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, जो पहले ही बता देते हैं कि वायु प्रदूषित हो रही है। लाइकेन जिस क्षेत्र में है, अगर लाइकेन की मृत्यु हो जाती है तो हम समझ जाएंगे कि उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, या फिर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बने होते हैं। अब चलिए देखते हैं वायु की गुणवत्ता में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करके वायु की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस का प्रयोग से भी वायु की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग करके भी वायु की गुणवत्ता यानी कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। कोयला, पेट्रोल आदि ईंधन का कम से कम प्रयोग करके हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि वायु प्रदूषण से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और वायु प्रदूषण से हमें चर्म रोग, श्वसन संबंधी रोग, अस्थमा, अनिद्रा, थकावट, सिर दर्द, टीबी जैसे भयानक रोग हो सकते हैं, ठीक है। आपका जल प्रदूषण, कि आखिर जल प्रदूषण होता क्या है, किन किन कारणों से जल प्रदूषण होता है, और जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जल में ऐसे पदार्थों का मिलना जिनसे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचे, वो जल प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जल प्रदूषण में जल में ऐसे पदार्थों का मिल जाना जो जीव जंतु और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाए या फिर उनको हानि पहुंचाते हैं, वो आपका जल प्रदूषण कहलाता है। अब जल प्रदूषण को कौन कौन से जल प्रदूषण करने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ये देख लेते हैं। पहला कारण है आपका खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग करने से हमारा जल प्रदूषित होता है। कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ व गर्म जल से जल प्रदूषण होता है। पानी में अगर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। अगर जल में O2 की मात्रा कम हो जाती है तो समझ जाना चाहिए कि जल प्रदूषित हो गया है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि BOD क्या होता है, ठीक है जी। BOD बहुत इंपॉर्टेंट है। BOD का जो फुल फॉर्म होता है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। BOD का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। और BOD का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नदियों के प्रदूषण स्तर को चेक करने के लिए BOD का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा BOD, B का मतलब होता है बायोलॉजिकल, O का मतलब होता है ऑक्सीजन और D का मतलब डिमांड। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में BOD में O का मतलब क्या होता है, तो आप आंसर क्या होगा, O का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि दूषित जल के प्रयोग से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। दूषित जल के प्रयोग से पेचिस, डायरिया, टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि रोग होते हैं। जब हमारे जल में पारा मिल जाता है या फिर पारा घुल जाता है तो हमें मीनामाटा नामक रोग होता है, ठीक है। और जब हमारे जल में कैडमियम धातु घुल जाता है और उसका सेवन करने से कौन सा रोग होता है, तो इटाई नामक रोग होता है। सीसा युक्त जल के सेवन से एनीमिया रोग, मसूड़ों में नीलापन, इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपका इंपॉर्टेंट ये वाला है, ध्यान दीजिएगा। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल का सेवन करने से या फिर प्रयोग करने से एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, आपका वायु प्रदूषण पढ़ लिया और जल प्रदूषण पढ़ लिया। अब चलिए बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आखिर किन किन कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है। हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ज़्यादा शोर वाला वातावरण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से प्रमुख कारण हो सकते हैं। चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शोर आ रहा है, यहाँ से सब तरफ से आवाज़ ही आवाज़, ठीक है। यानी कि ये वातावरण जो है क्या है, पूरा शोर से, तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। वाहनों के शोर से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। मशीनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखों के शोर से जो आवाज़ आता है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और लाउड स्पीकरों के प्रयोग से भी शोर आता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से हमें निम्न हानियाँ हो सकती है, जैसे कि आपकी एकाग्रता में कमी। अगर वातावरण में ज़्यादा शोर होगा तो हमें एकाग्र होने में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। सुनने की क्षमता में कमी होगी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल के द्वारा मापा जाता है और मनुष्य की कान 40 से 65 डेसिबल की आवाज़ को सुन सकता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मफलर क्या है, ग्रीन मफलर
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित होता है। इस योजना के तहत ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए या फिर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क के किनारे नीम व अशोक के पेड़ लगाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ग्रीन मफलर से ध्वनि प्रदूषण का संबंध है। अब प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं। जुगाली करने वाले जानवर हमेशा मीथेन गैस निकालते हैं। जो आपके गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गए आदि जो जानवर होते हैं वो खाना पचाने के लिए, अपने खाना को डाइजेस्ट करने के लिए जुगाली करते हैं और इस प्रक्रिया में वो मीथेन गैस निकालते हैं। ठीक है, कचरों से भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।